Hello dear friend, welcome to Pharmacon channel. Today I am discussing about the therapy and types of therapy. Basically ये फार्माकोथेरापेटिक्स के सिलेबस में स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन लगता है कि ये टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत बेसिक टर्म्स हैं आपकी। जैसे कि आप लोग बेसिकली क्या जानना चाह रहे हो फार्माकोथेरापेटिक्स में कि हम कैसे एक ट्रीटमेंट को अच्छा बना सकते हैं। ठीक है, तो ट्रीटमेंट को अच्छा तभी बनाओगे जब आप ये जानोगे कि ट्रीटमेंट है क्या या थेरेपी है क्या। ठीक है, तो वहाँ पे आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टर्म्स हैं आपकी कि सिम्टम्स क्या होते हैं, साइन क्या होते हैं, एडवर्स इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, उनको भी जानना जरूरी है। इसके बाद उनके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा फोकस रहेगा थेरेपी एंड टाइप्स ऑफ थेरेपी। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पर सर्च मारते हैं कि कौन सी वीडियो सबसे छोटी है, 5 मिनट की है, 4 मिनट की है या 10 मिनट की है, उसको देखना प्रेफर करते हैं। लेकिन ये गलत है आपका। ठीक है, वीडियो छोटी होने से क्या होता है, कंटेंट कम हो जाता है। ठीक है, कंटेंट कम हो जाता है, आपको जो टीचर है वहाँ पे समझा रहा है वो अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी भी पाबंदी क्या है, उसकी लिमिटेशन ये है कि बच्चे अधिकतर छोटी वीडियो देखना प्रेफर करते हैं। तो आप लोग ये आदत छोड़िए। अगर वीडियो लंबी है तो दैट मीन उसके अंदर ज़्यादा समझाया गया होगा, ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया होगा। तो वीडियो की लिमिटेशन के बिहाफ पे आप वीडियो को जज मत करिए। ठीक है, अगर लंबी है तो अच्छी ही होगी, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो वीडियो को कभी भी छोटा समझ के मत देखिएगा कि कौन सी छोटी है उसी को हम देखेंगे। आपके पास टाइम क्या है, आप अभी स्टूडेंट हो तो पढ़ने के अलावा और क्या काम है आपके पास में, हो सकता है कोई और भी काम हो। सबसे पहले प्रायोरिटी दीजिए पढ़ने के लिए। ठीक है, और कोई भी आपको यूट्यूब पे सिखाए या कोई लेक्चर में बताए, उसके बाद भी आपको बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि बुक आपको क्या है, एक एनालिटिकल पावर देती है। तो बुक से भी पढ़ना जरूरी है, बुक से भी पढ़िए। और जो ज़्यादा से ज़्यादा किसी टॉपिक के बारे में सीख पाओगे उसके बारे में सीखना जरूरी है, क्योंकि फार्मा फील्ड एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर अगर आप एक शब्द भी पढ़ रहे हैं तो उस वर्ड का भी कहीं ना कहीं यूज होगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए। तो बात कर लेते हैं हमारे टॉपिक के बारे में। टॉपिक हमारा है थेरेपी एंड टाइप्स ऑफ थेरेपी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि व्हाट इज थेरेपी। थेरेपी का मतलब होता है बेसिकली ट्रीटमेंट। ठीक है, अगर आप किसी चीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो क्या है, आपकी एक थेरेपी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी है, ट्रीटमेंट टू हेल्प ए पर्सन गेट बेटर फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ए डिजीज और इंजरी। अगर कोई व्यक्ति बीमार हो गया है तो बीमारी की वजह से उसके बॉडी पर कुछ इफेक्ट दिखाई देंगे, कुछ सिम्टम्स आएंगे, साइंस आएंगे, तो उनसे जो पर्सन है उनसे उसको उन सिम्टम से, उन साइन से, उन एडवर्स इफेक्ट से क्या करना है, हमको रिलीफ कराना है। ठीक है, आपका जो पर्सन है, जो आपका पेशेंट है, उसकी बॉडी को आपको क्या करना है, उन सभी बीमारियों से दूर करना है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रीटमेंट। किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल करके करोगे या किसी थेरेपी का इस्तेमाल करके करोगे। मार्केट में बहुत सारी थेरेपी है आपकी, फिजियोथेरेपी है, ठीक है, कीमोथेरेपी है। तो दैट मीन ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, थेरेपी बोलते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ टाइप्स ऑफ थेरेपी की, तो बहुत आपकी थेरेपी होती है, कई प्रकार की थेरेपी होती है, जिनमें से कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी सबसे पहली थेरेपी है एक्यूट थेरेपी। ठीक है, ये क्या है, आपकी एक्यूट थेरेपी है। बेसिकली एक्यूट थेरेपी इज द मोस्ट इंटेंसिव ट्रीटमेंट, क्योंकि एक्यूट आपने पढ़ा होगा कि डिजीज आपकी 2 टाइप की होती है, एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। एक्यूट डिजीज में क्या होता है, आपकी एक्यूट डिजीज एकदम से डेवलप होती है, बॉडी में सिम्टम्स उसके हाइयर होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट एकदम से पेशेंट की बॉडी फंक्शनिंग क्या हो जाती है, एकदम से डिस्टर्ब हो जाती है। एक होती है आपकी क्रोनिक डिजीज, जिसमें आपके जो सिम्टम्स होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन नहीं होती, सिम्टम्स क्या होते हैं, धीरे धीरे आते हैं और फाइनल वो अपनी लास्ट स्टेज पर जाती है। ठीक है, तो एक्यूट डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए हमको क्या चाहिए, क्योंकि वहां पर सिम्टम्स आपके क्या है, हाइयर है। ठीक है, जैसे कि कोल्ड हो गया तो एकदम से सर में दर्द होगा, बुखार होगा तेजी के साथ में, या कुछ और अदर सिम्टम्स आएंगे, वो एकदम से आएंगे। ऐसा नहीं है कि आज डिजीज हुई और आपको 1 महीने बाद सिम्टम्स दिख रहे हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट थेरेपी, जो कि एक्यूट डिजीज को ट्रीटमेंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली अगर मैं इसके बारे में बात करूं, एक्यूट थेरेपी ऑफन इन्वॉल्व्स मोर इंटेंसिव ड्रग ट्रीटमेंट एंड इज इम्प्लीमेंटेड इन द एक्यूटली इल और द क्रिटिकली इल, है ना। ऐसे पर्सन के लिए यूज किया जाता है जो पर्सन आपका एक्यूट डिजीज से ग्रस्त है, ठीक है, और आपका क्रिटिकली इल है, उसके सिम्टम्स क्या है, क्रिटिकल है। तो वहां पर जो ट्रीटमेंट इस्तेमाल होगा, जो थेरेपी इस्तेमाल होगी, उसको क्या बोलेंगे, एक्यूट थेरेपी। ठीक है, इट इज ऑफन नीडेड टू सस्टेन लाइफ और ट्रीट डिजीज। इसको देना जरूरी इसलिए है क्योंकि ये लाइफ को सेव करती है,
ठीक है। कभी कभी क्या होते हैं, एक्यूट डिजीज में इतने हाइयर सिम्टम्स हो जाते हैं, कभी कभी पेशेंट की जान भी चली जाती है, तो इसको देना बहुत जरूरी है क्योंकि ये लाइफ सेविंग्स होता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल द यूज ऑफ वैसोप्रेशन टू मेंटेन ब्लड प्रेशर आफ्टर ए हार्ट सर्जरी। मान लेते हैं किसी की हार्ट सर्जरी हुई है, ठीक है। हार्ट सर्जरी होने की वजह से क्या है, हार्ट प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा कुछ दिन तक, तो तब तक उसके बीपी को मेंटेन रखना है। ठीक है, अगर उसका बीपी ज्यादा हो गया है तो कम करना है, कम हो गया है तो ज्यादा करना है। तो जो ड्रग उसको मेंटेन करने के लिए यूज होगी आपकी, ठीक है, ये क्या है, आपके एक्यूट सिम्टम्स है, क्योंकि एकदम से बीपी बढ़ जाएगा क्योंकि आपका हार्ट सही से फंक्शन नहीं कर पाएगा या कम हो जाएगा, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वैसोप्रेसर्स का यूज करते हैं जो कि बीपी को मेंटेन करता है। ठीक है, तो ऐसी थेरेपी को हम बोलते हैं एक्यूट थेरेपी। या इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इंटेंसिव कीमोथेरेपी फॉर ए पेशेंट विद न्यूली डायग्नोज्ड कैंसर। किसी पेशेंट को नया नया कैंसर डायग्नोज हुआ है, उसको अभी पता लगा है, ये डॉक्टर्स को अभी पता लगा है कि इसको कैंसर है। ठीक है, तो शुरू में क्या करते हैं वो लोग, कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करेंगे। तो वो क्या करेगी, उस कैंसर को क्या करेगी, वो उस कैंसर को क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट नहीं होने देगी, मतलब कोशिश करेगी अपनी तरफ से पूरी। हालांकि वो हो जाता है कन्वर्ट, तो दैट मीन जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं एक्यूट डिजीज के, उनको ट्रीट करने के लिए जो आपकी थेरेपी यूज की जाती है वो आपकी एक्यूट थेरेपी होती है। ठीक है, इसके अलावा आप कोल्ड का ट्रीटमेंट देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आप लोग अगर किसी को टाइफाइड हुआ है तो उसका जो फीवर होगा वो हाइयर होता है। ठीक है, तो फीवर को कम करने की दवाइयां एक्यूट थेरेपी के अंदर आ जाएंगी। और भी एग्जांपल आपके हो सकते हैं। दूसरा टाइप आपका है मेंटेनेंस थेरेपी। ठीक है, मेंटेनेंस थेरेपी बेसिकली ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती, मतलब कि अगर आपको बीमारी हुई है तो बीमारी को दूर करने के लिए इस्तेमाल नहीं की जा रही है। ये क्या करती है कि आपकी बॉडी के फंक्शंस को मेंटेन रखती है, यानी कि आपकी डिजीज को बढ़ने नहीं देगी, आपकी जो बीमारी है उसको बढ़ने नहीं देगी। तो ऐसी थेरेपी को हम बोलते हैं मेंटेनेंस थेरेपी, जो कि डिजीज और बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखती है, एक जगह पर रोक के रखती है। जैसे कि मेंटेनेंस थेरेपी डज नॉट इरेडिकेट प्रॉब्लम द पेशेंट में ऑलरेडी हैव। ये डिजीज को आपके इरेडिकेट नहीं करती, बाहर नहीं निकालती, बट विल प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ ए डिजीज और कंडीशन। बट डिजीज और कंडीशन का जो प्रोग्रेशन है, वो जो बढ़ रही है दिन प्रतिदिन, उसको क्या करती है, ये कम कर देती है, यानी कि रोक के रखती है, बढ़ने नहीं देगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक इलनेस सच एंड हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या है, एक लॉन्ग टर्म डिजीज है। ठीक है, हाइपरटेंशन में क्या होता है, बीपी बढ़ जाता है। तो जो भी आप एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग लोगे वो क्या करेगी, बीपी को मेंटेन करके रखेगी। हालांकि वो हाइपरटेंशन को ट्रीट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आपका हार्ट रेस्ट कंडीशन में रहेगा, उसको रेस्ट मिलेगा, तो वो खुद अपनी मसल्स की रिकवरी कर लेगा। ठीक है, तो ये क्या कर रही है, आपके हार्ट के फंक्शंस को मेंटेन कर रही है और हाइपरटेंशन को बढ़ने नहीं दे रही है। ठीक है, तो मेंटेन करने का काम किसका है, मेंटेनेंस थेरेपी का। इसके बाद और भी एग्जांपल हो सकता है, यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर बर्थ कंट्रोल। ठीक है, जो आपका अबॉर्शंस होते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के द्वारा, ये भी आपका एग्जांपल होता है, मेंटेनेंस थेरेपी का एग्जांपल होता है। ठीक है, इसके बाद आपका होता है सप्लीमेंटल थेरेपी। तीसरा टाइप क्या है आपका, सप्लीमेंटल थेरेपी। यहाँ पर क्या है, एज ए सप्लीमेंट यूज की जाएगी। यहाँ पर लिखा है सप्लीमेंट और रिप्लेसमेंट थेरेपी सप्लाइज द बॉडी विद ए सब्सटेंस नीडेड टू मेंटेन नॉर्मल फंक्शंस। होता क्या है, कभी कभी हमारी बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शंस डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको डायबिटीज हो गई है, तो डायबिटीज क्यों हुई है, क्योंकि बॉडी के अंदर इंसुलिन कम है। ठीक है, तो इंसुलिन किसकी तरह काम करेगा, ऐसे सप्लीमेंट थेरेपी की तरह। आपकी बॉडी के अंदर जो कम है उसको आप बाहर से दे दीजिए, तो वो क्या करेगा, अपना रोल निभाएगा। हालांकि इंसुलिन डायबिटीज को ट्रीट नहीं करता, उसका काम सिर्फ कितना है, उसका काम इतना है कि वो आपके ब्लड से ग्लूकोज को बाहर निकालेगा। ठीक है, तो दिस इज द सप्लीमेंटल थेरेपी या एग्जांपल ऑफ सप्लीमेंटल थेरेपी। या और एग्जांपल की बात करें, अगर आपने देखा होगा आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें आयरन की कमी हो जाती है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, बाहर से आयरन देते हैं। ठीक है, तो वो आयरन क्या करेगा, आयरन की कमी को पूरा करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट आपका अपनी एज ए सप्लीमेंट की तरह वो काम करेगा और पेशेंट आपका नॉर्मल कंडीशन में आता जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द सप्लीमेंटल थेरेपी। आपके बॉडी फंक्शंस जिसकी वजह से एल्टर हुए हैं या जिस चीज की आपके बॉडी के अंदर कमी हो गई है, आप उसको बाहर से दे दीजिए, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, सप्लीमेंटल थेरेपी कहलाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आपका होता है पैलिएटिव थेरेपी।
पैलिएटिव थेरेपी का मतलब होता है शांति प्रदायक थेरेपी, ये शांति प्रदायक उपचार। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, मान लेते हैं आपको स्टोन है, पथरी है आपके किडनी में है या आपके गॉल ब्लैडर में है, तो क्या होगा, पेन होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा पेन होगा। तो आप क्या करते हो, ये एक इमरजेंसी कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा पेन होगा, आप पेन की दवाई देते हो, ना कि पथरी को बाहर निकालने की। समझ रहे हो? तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी थेरेपी जो कि पैलिएटिव होती है, शांति प्रदायक होती है, हालांकि वो मेन बीमारी को कम नहीं करती, मेन बीमारी को ट्रीट नहीं करती, लेकिन जो उसके इंटेंस सिम्टम्स हैं उसको कम करती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, पैलिएटिव थेरेपी फोकस ऑन प्रोवाइडिंग पेशेंट विद रिलीफ फ्रॉम द सिम्टम्स, पेन एंड स्ट्रेस ऑफ ए सीरियस इलनेस। ठीक है, तो ये क्या करती है, पेशेंट को पेन, सिम्टम्स और बहुत सारे सीरियस इलनेस होती हैं आपके, जैसे कि फीवर हो गया, इन्फ्लेमेशन हो गया, इन सब से क्या करती है, निजात दिलाती है। ठीक है, द गोल इज टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट एंड फैमिली। क्या होता है, जब स्टोन का पेन होता है तो पेशेंट भी परेशान हो जाता है, उसकी फैमिली भी परेशान हो जाती है। ठीक है, आपने उसको ओपोइड एनाल्जेसिक दिया, मान लेते हैं आपने उसको ट्रेमाडोल का इंजेक्शन लगाया, पेन कम हो गया, तो पेशेंट भी खुश, फैमिली भी खुश, हालांकि पथरी बाहर नहीं निकली, पेन क्या हो गया, कम हो गया, जो कि मेन प्रॉब्लम उस समय पर थी। इसको हम इमरजेंसी ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर लिखा भी है, यूज ऑफ ओपोइड एनाल्जेसिक टू रिलीव पेन इन द फाइनल स्टेज ऑफ कैंसर। जो कैंसर की फाइनल स्टेज होती है उसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है, तो उस कंडीशन में आप लोग कैंसर को तो एकदम से ट्रीट नहीं करोगे, लेकिन पेन को तो कम कर सकते हो। तो वहां पर आप क्या करोगे, ओपोइड एनाल्जेसिक यूज करोगे, जैसे कि आपका ट्रेमाडोल है। ठीक है, वो क्या करेगा, पेन को कम कर देगा, हालांकि कैंसर रिलीफ नहीं हुआ है, कैंसर आपका ट्रीट नहीं हुआ है, लेकिन जो इनिशियल सिम्टम्स, जो आपके सिम्टम्स आ रहे हैं वो आपके क्या होंगे, कम हो जाएंगे। तो दिस इज कॉल्ड पैलिएटिव थेरेपी। ठीक है, मैं एक बार इन चारों का रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले एक्यूट थेरेपी है, एक्यूट थेरेपी जो कि एक्यूट डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। दूसरा आपका है मेंटेनेंस थेरेपी, जो कि आपके डिजीज को बढ़ने नहीं देती और बॉडी फंक्शंस को मेंटेन रखती है। सप्लीमेंट थेरेपी, आपकी बॉडी के अंदर जिस चीज की कमी हो चुकी है उसको बाहर से दे दीजिए, वो एज ए सप्लीमेंट काम करेगी, तो दिस इज कॉल्ड सप्लीमेंट थेरेपी। पैलिएटिव थेरेपी, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। ठीक है, सीवियर डिजीज है लेकिन सिम्टम्स उससे भी ज्यादा सीवियर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिम्टम्स को कम करोगे, डिजीज आपके बाद में ट्रीट हो जाएगी, क्योंकि सीवियर है तो लंबा ट्रीटमेंट चलेगा, तो लंबे समय तक तो आप रुक नहीं सकते। तो आप क्या कर सकते हो, जो सिम्टम्स आपके सीवियर हैं उनको कम कर सकते हो, जैसे कि पेन है, फीवर है। ठीक है, जैसे कि टाइफाइड में 104 बुखार आ गया, तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, पैरासिटामोल देना, ना कि आप टाइफाइड के बैक्टीरिया को बाहर निकालोगे। तो पहले आप फीवर को कम करोगे, तो दिस इज कॉल्ड पैलिएटिव थेरेपी। इसके बाद आपकी होती है सपोर्टिव थेरेपी। नंबर 5 पे क्या है, सपोर्टिव थेरेपी। ये आपकी कहती है, सपोर्टिव थेरेपी मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ बॉडी फंक्शंस व्हाइल द पेशेंट इज रिकवरिंग फ्रॉम द इलनेस और इंजुरी। ये क्या कह रही है, मान लेते हैं किसी पेशेंट को इन्फ्लुएंजा हो गया है, इन्फ्लुएंजा में क्या होगा, वोमिटिंग आएगी, डायरिया आएगा। ठीक है, तो ये क्या करती है, आपके जो बॉडी फंक्शंस हैं उसको नॉर्मल रखती है तब तक जब तक आपकी डिजीज ट्रीट नहीं हो जाती। जैसे कि अगर आपके अंदर डायरिया आ गया इन्फ्लुएंजा के दौरान, तो क्या होंगे, आपके बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट कम हो जाएंगे, तो आप ड्रिप लगा दीजिए, ग्लूकोज लगा दीजिए। ठीक है, ड्रिप लगा दीजिए, तो ड्रिप क्या करेगी, आपके बॉडी फ्लूइड को मेंटेन रखेगी, आपके अंदर इलेक्ट्रोलाइट मेंटेन रखेगी। तब तक आप इस थेरेपी को कर सकते हैं जब तक आपकी डिजीज कंप्लीटली खत्म ना हो जाए, है ना, इन्फ्लुएंजा आपका ट्रीट ना हो जाए या डायरिया आपका कम ना हो जाए। या मान लेते हैं किसी को लूज मोशंस हो गए तो उसके बॉडी फ्लूइड कम हो जाएगा। ठीक है, और मान लेते हैं लूज मोशंस हुए हैं एमीबा की वजह से, तो आप एमीबा पर फोकस नहीं करोगे, तो जो फ्लूइड पहले कम हुआ है आप उस पर पहले फोकस करोगे और फ्लूइड को बाहर से प्रोवाइड कराओगे, ताकि आपका फोकस वोमिटिंग पर ना रहे या लूज मोशंस पर ना रहे, आपका फोकस कहां पर रहे, एमीबा पर। इस एमीबा को बाहर निकालने पर आपका फोकस रहे। ठीक है, तो ये आपकी होती है सपोर्टिव थेरेपी, जो कि सपोर्ट करती है। ठीक है, इसके बाद आपकी होती है प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी का मतलब है प्रिवेंशन। मान लेते हैं आप अगर, जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप लोग बचपन में देखा होगा आपके पेरेंट्स आपको ओडोमॉस लगाते थे, बाहर जब भी आप खेलने जाते थे तो ओडोमॉस लगा के भेजते थे। वो क्यों भेजते थे, क्योंकि उनको पता है कि बाहर मच्छर काटेगा तो मलेरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो दैट मीन वो पहले ही क्या करते थे, उसमें के लिए सावधानी बरतते थे। ठीक है, प्रिवेंशन कर देते थे। तो ऐसी थेरेपी
जो डिजीज के होने से पहले आपको संभावना है कि डिजीज हो सकती है, लेकिन आप पहले से ही क्या कर रहे हो, उसका ट्रीटमेंट ले रहे हो ताकि डिजीज आपको ना हो, तो ये आपकी कहलाती है प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। ठीक है, जैसे कि और भी एग्जांपल हो सकते हैं आपके, यूज ऑफ प्री ऑपरेटिव एंटीबायोटिक थेरेपी फॉर सर्जिकल प्रोसीजर। जब आप किसी की सर्जरी करते हैं, डॉक्टर किसी की सर्जरी करता है, तो चांसेस होते हैं कि आगे चल के आपका बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि आपका ओपन एनवायरनमेंट रहेगा, जहां से आपने कट लगाया है वो ओपन है, तो बैक्टीरिया एंटर कर सकते हैं। तो डॉक्टर्स क्या करता है, पहले से ही एंटीबायोटिक दे के रखता है ताकि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उस समय। ठीक है, तो ये भी आपका प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी के अंदर है। इसके अलावा अगर आप लोग बरसात के मौसम में बाहर निकलते हैं तो कोल्ड की संभावना होती है, आपको सर्दी हो सकती है, खांसी हो सकती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, पहले ही काढ़ा पी लेते हैं। ठीक है, वो काढ़ा क्या करता है, एज ए प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी की तरह काम करता है, यानी कि डिजीज होने से पहले आपने ट्रीटमेंट ले लिया है। इसके बाद आपका है एम्पिरिकल थेरेपी या एम्पिरिक थेरेपी। ठीक है, एम्पिरिक थेरेपी का मतलब होता है अनुभवजन्य थेरेपी। ठीक है, अनुभव के हिसाब से ट्रीटमेंट करना। मान लेते हैं आपके पास में पेशेंट आता है, ठीक है, पेशेंट को सर्दी लग रही है, पेशेंट का टेम्परेचर है और बुखार उसको 3 दिन के बाद आ रहा है, तो ये सिम्टम्स किसके हैं, मलेरिया के, है ना। आपको अनुभव है कि ये सिम्टम्स मलेरिया के हैं, हालांकि उसकी अभी तक डायग्नोसिस नहीं हुई है, उसकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन तब तक तो आप उसको ट्रीटमेंट दोगे। तो अपने अनुभव के हिसाब से आप क्या करते हो, उसको वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हो जो आपको लगता है कि इसके अंदर ये हो सकता है, ये सिम्टम्स इसके हो सकते हैं। तो ऐसे ट्रीटमेंट को हम बोलते हैं एम्पिरिक थेरेपी, अनुभवजन्य थेरेपी। जैसे कि यहाँ पर आपका लिखा है, यूज ऑफ एंटीबायोटिक एक्टिव अगेंस्ट द ऑर्गेनिज्म मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक इन्फेक्शन बिफोर द रिजल्ट ऑफ डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के रिजल्ट आने से पहले आप क्या कर लेते हो, एंटीबायोटिक को दे देते हो, क्योंकि आपको अपने अनुभव के हिसाब से लगता है कि इसको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, या आपको लगता है कि कोविड हो सकता है ना, कोविड की रिपोर्ट नहीं आई लेकिन सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप कोविड का ट्रीटमेंट चलाइए, हालांकि उसका ट्रीटमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी कहलाती है एम्पिरिक थेरेपी। तो बेसिकली यहाँ पर आपके 7 टाइप लेके हैं जिनमें हमने इनकी बात की। मैं इनको भी एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सपोर्टिव थेरेपी, जो कि क्या करती है, सपोर्ट करती है। सपोर्ट तब तक करती है जब तक आपका फोकस किस पर, मान लेते हैं आपको ए कोई डिजीज हुई है, डिजीज का नाम क्या है, ए। ठीक है, ए की वजह से बी और सी सिम्टम्स आ गए, सिम्टम्स इतने ज्यादा है कि आपका ध्यान ए पर नहीं जा पा रहा है, तो ये क्या करेगी, बी सी पर फोकस करेगी आपकी थेरेपी, ताकि आपका फोकस कहां पर आए, ए पर, यानी कि आपके क्या करेगी, सपोर्ट करेगी ट्रीटमेंट में। इसके बाद प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी, बीमारी होने से पहले जो ट्रीटमेंट लिया जाएगा, दैट इज कॉल्ड प्रोफाइलेक्टिक थेरेपी। एंड लास्ट वन इज द एम्पिरिक थेरेपी, जिसका मतलब होता है अनुभवजन्य, अनुभव के हिसाब से ट्रीटमेंट करना। आपकी रिपोर्ट नहीं आई है लेकिन आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपकी एम्पिरिक थेरेपी है। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मुझे लगता है 7 बहुत है आपके सिलेबस के हिसाब से। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी डाउट फील होता है, सो प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। इसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, जैसे कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट क्या होता है, एटसेट्रा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच।